हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में भाषा नीति के अंतर्गत भारत में भाषा समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। अब से पहले हमने केवल यही जाना था कि भाई भाषा नीति क्या है और भाषा समस्या क्या है या लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है और उनके कारण क्या है। अब आज हम उसके जो भाषा समस्या है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। क्लियर? इसे जानने के लिए हम इसे दो भागों में बांटेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट। भाषा की समस्या तो आज भी इनका सुधार नहीं हुआ है, परंतु इनकी जो एक तरीके से भूमिका है वो जानने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया था आपको कि 1793 में अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत को शिक्षा दी जाए और एक तरीके से भारत पर शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव आया और शिक्षा नीति बनी और कहा कि हम हर 20 साल बाद इस पर काम करेंगे, इसमें सुधारेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। ये चलता रहा और 1813 में शिक्षा नीति का दूसरा पार्ट आया और उसको सुधारते समय 1818 में 18 के चार्टर एक्ट ने प्रथम बार भारत को शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। बात चल रही थी 1793 में कहा था कि शिक्षा पर काम होना चाहिए। नीतियां बनी, 1813 में भी दूसरी बार नीति आई, परंतु उनमें कोई काम नहीं हुआ, बस चर्चाएं चलती रही और 1818 के चार्टर्ड एक्ट ने प्रथम बार भारत को शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। उस समय कई बातों पर कंपनी डायरेक्टर के बीच मतभेद था, उनमें से एक भाषा का था। ये इसमें शिक्षा नीति आई, 1818 में चार्टर्ड एक्ट आया और उस एक्ट में फाइनली ये कहा गया था कि हम भारत में शिक्षा देंगे। अब उसमें से एक समस्या जो थी वो क्या थी? भाषा समस्या कि भारत में अगर शिक्षा दी भी जाए तो किस मीडियम से शिक्षा दी जाए। 1885 में मैकाले ने अंग्रेजी की पैरवी करके इसका मतभेद को खत्म कर दिया। 1834 में लॉर्ड मैकाले को शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उन्हें सुधार करने के लिए एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया, एक नीति बनाने को कहा गया और मैकाले ने इसमें सुधार करते हुए क्या करा? मैकाले ने समस्या मतभेद को अंग्रेजी भाषा को ही भाषा माना व कहा
कि अंग्रेजी जानने वाले ही विद्वान होते हैं। वह भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को मजबूत करना चाहता था। इसलिए वह चाहता था कि भारत जो है तन से काला रहे और मन से पूरी तरीके से गोरा हो जाए, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज पकड़े, वो भारत में रहकर भी भारतीय लैंग्वेज का प्रयोग ना करे और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करे। इस वजह से उन्होंने भारत में इस विवाद को निपटारा करते हुए अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम माना। तो पहला जो ये बात 1935 में ये रिपोर्ट दी गई थी और 1835 में ईस्वी में। अब काम शुरू होने के बाद ये काम शुरू हो गया, परंतु ये ज़्यादातर काम नहीं कर पाई और विवादें चलता रहा और कहीं इस शिक्षा का लाभ मिलने लगा, परंतु पूरे भारत में ये शिक्षा लागू नहीं हो पा रही। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई और जिसमें अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम था कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और भारतीयों को कोई शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कही गई और आगे बढ़ गए। और ये आगे इस तरीके से बढ़ गए कि इन्होंने काफी समय तक कोई भी शिक्षाओं को पर काम नहीं किया, परंतु 1882 में हंटर कमीशन आया। किसमें? 1882 में हंटर कमीशन भारत में शिक्षा पर काम करने के लिए इसे नियुक्त किया गया, हंटर कमीशन को। और उसने इस विषय को यह कहकर टाल दिया कि भाषा जो है शिक्षा का जो माध्यम है, निर्णय स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार होना चाहिए। यानी कि मैकाले क्या कह रहे थे, अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, परंतु जो हंटर थे वो कह रहे थे हम अंग्रेजी में शिक्षा नहीं देंगे, यहाँ की जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार या तो अंग्रेजी पढ़ाई जाए या क्षेत्रीय नहीं सॉरी या जहाँ पर जो स्थानीय तरीके से जो जैसे मदरसे थे वहाँ उर्दू में शिक्षा दी जाए और वो वैसे विश्वविद्यालय थे जो संस्कृतता पर आधारित थे, वेद पुराणों का अध्ययन किया जाए तो वहाँ पर संस्कृत में शिक्षा दी जाए। यानी कि जो हमारा विवाद था अंग्रेजों के समय 3 भाषाओं में था, उर्दू या अंग्रेजी या हिंदी, कोई भी भाषा ले ली जाए। तो 1818 में 1882 में कोई बात नहीं। 1917 में एक आयोग और आया जिसे हम सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। इसने भाषा के संबंध में बात की। 1917 में सैडलर कमीशन ने मातृभाषा के कुछ अंशों तक माध्यमिक बनाने की स्वीकारा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा को ही महत्व दिया। क्या कहा कि जो स्थितियां हैं वो ये कह रही हैं कि
शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा का माध्यम कुछ अंश मातृभाषा में हो, जैसे हम हिंदी इतिहास पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, वो हमारी मातृभाषा में हो। जब वो उच्च शिक्षा ले तो पूरी तरीके से अंग्रेजी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें जब हमारी आ गए, उसके बाद 1937 की बात होती है वर्धा शिक्षा की। वर्धा शिक्षा में केवल मातृभाषा को बात कही गई थी। ठीक, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 1944 में आती है, जिसका नाम दिया जाता है सर्जेंट रिपोर्ट से। सर्जेंट रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए। सर्जेंट रिपोर्ट कहती है कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक, यहाँ से एक रूप मिला, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और अन्य जगह अंग्रेजी। मतलब प्रथम भाषा में हम मातृभाषा को लेंगे और द्वितीय भाषा में अंग्रेजी को लेना पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व इस तरीके की बात कही गई। अब हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो भारत में बहुत सारी समितियां बनी। 1948 में विश्वविद्यालय कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन ने 1952 में, 1964 में मुदालियार कोठारी आयोग और नई शिक्षा नीति वगैरह वगैरह बहुत सारी स्थितियाँ आई। परंतु हमें ज़्यादा इसके इतिहास पर नहीं जाना है, मगर केवल जिसने हमारी शिक्षा के बारे में बात करी है, भाषा के बारे में बात करी है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है। तो हम बात करते हैं तारा चंद समिति का सुझाव था कि वर्षों, गलत, सुझाव था कि 5 वर्षों तक तारकचंद समिति का सुझाव था कि 5 वर्षों में हम अंग्रेजी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी भाषा को चेंज करके प्रादेशिक भाषा में बदल देंगे। मतलब कि अंग्रेजी को हम बिल्कुल खत्म करके प्रादेशिक भाषा जो है उसमें बदलती रहेंगे। और इसके बाद राधाकृष्णन ने कहा युवाओं के लिए केंद्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए और भारतीय संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। मतलब प्रादेशिक मतलब राधाकृष्ण युवाओं के लिए केंद्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रादेशिक भाषा चाहिए और संविधान की भाषा
संविधान में सरकारी काम काज की भाषा अंग्रेजी होगी। क्लियर? उन्नीस सौ 50 में संविधान के बाद JBG खैर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उसने 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। इसमें त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान रखा। 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की और त्रिभाषा सूत्र का प्रावधान किया। क्लियर? त्रिभाषा सूत्र की मान्यता दी गई, कुछ परिवर्तन सुधार किए गए और इस तरीके से हमारे देश में त्रिभाषा सूत्र 1956 में लास्ट में ये आकर आ गई। और इस सूत्र के अनुसार हिंदी तथा अहिंदी भाषा क्षेत्रों को भाषा अध्ययन के संदर्भ में समानता प्रदान की गई। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।